नमस्कार दोस्तों, हमारा जो क्लास थी आपकी भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, उसी कड़ी की जो अगली क्लास भारत में किस प्रकार से इसरो की स्थापना हुई या इसरो के पहले कौन कौन सी संस्थान थे या भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से कार्य करना प्रारंभ किया। तो देखें, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान देखें तो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय या जो हमारी स्थिति थी इस प्रकार नहीं थी कि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य कर सके, क्योंकि उस समय भारत के सामने अंतरिक्ष के स्पेस के या जो टेक्नोलॉजी है तकनीक के विकास के साथ साथ अन्य भी बहुत सी समस्याएं थीं, जैसे खाद्यान्न की पूर्ति करना, लोगों को शिक्षित करना आदि समस्याओं के से भी इस स्थिति में भारत जूझ रहा था। परंतु जो भारत के महान वैज्ञानिक थे उनके द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। इसी कड़ी में सबसे पहले जो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुई, डॉक्टर एस के मित्रा के द्वारा सबसे पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और जो डॉक्टर एस के मित्रा थे इन्होंने वायुमंडल की परतों के अध्ययन प्रारंभ किया। वायुमंडल की परतों का अध्ययन डॉक्टर एस के मित्रा के द्वारा सबसे पहले वायुमंडल की परतों के अध्ययन के क्षेत्र में कार्य किया गया। इसी के साथ बाद में डॉक्टर सीवी रमन तथा डॉक्टर मेघनाथ शाह है। डॉक्टर एस के मित्रा के बाद डॉक्टर सीवी रमन एवं डॉक्टर मेघनाथ शाह के माध्यम से या जो डॉक्टर मेघनाथ शाह थे उनके द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य किया गया। तो सबसे पहले डॉक्टर एस के मित्रा ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया और उन्होंने वायुमंडल की ऊपरी परतों का अध्ययन किया। इसके बाद डॉक्टर सीवी रमन तथा डॉक्टर मेघनाथ शाह के द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया गया। इसके बाद इस समय तक जो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम था एक सुव्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था। इस समस्या को दूर करने के लिए जो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसको सुव्यवस्थित करने का कार्य किया डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई और जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है इन्हें भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी कहा जाता है। या आपने जो पिछली बार जो पीएससी का एग्जाम देखा होगा उसमें पूछा गया था कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है या भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव किसके माध्यम से डाली गई, या इस पे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहते हैं, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई को या डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इन्हीं के साथ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इन्होंने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इतना समझे आपको? सबसे पहले डॉक्टर एस के मित्रा ने कार्य किया। जो डॉक्टर एस के मित्रा थे उनके द्वारा वायुमंडल की ऊपरी परतों पर अध्ययन किया गया। इसके पश्चात डॉक्टर सीवी रमन तथा मेघनाथ शाह के द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य किया गया। इस समय तक क्या था कि जो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम था एक सुव्यवस्थित नहीं था। इसे सुव्यवस्थित करने का कार्य किया डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। और जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे इनको भारतीय अंतरिक्ष का पिता भी कहते हैं ना, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता, अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता। और ये प्रश्न आपके अधिकतर जवाब पूछा जाता है। इसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में एक संस्था की स्थापना की। अहमदाबाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई थे इनके द्वारा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई तथा जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, इनके द्वारा मुंबई में 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 1945 और जगह थी आपकी मुंबई। ये तो समझ आया आपको ना कि सबसे पहले डॉक्टर एस के मित्रा, फिर सीवी रमन और डॉक्टर मेघनाथ साय के द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किया गया और भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था उसको विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन दोनों के माध्यम से इसको सुव्यवस्थित किया गया और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की तथा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, इन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी समय क्या होता है कि 1950 के लगभग 1950 में भारत सरकार के द्वारा 1950 में भारत सरकार के द्वारा परमाणु विभाग की स्थापना की गई, क्योंकि जो आपका परमाणु विभाग था इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 1950 में परमाणु विभाग की स्थापना और इसका मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 1950 में भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना का कार्य किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसी बीच क्या होता है कि जो रूस था या जो सोवियत संघ रूस, उसके द्वारा 1957 में अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक प्रथम या स्पुतनिक को लॉन्च किया गया या इसका प्रक्षेपण किया गया। तो जैसे ही रूस के द्वारा अपना पहला उपग्रह छोड़ा गया तो बाकी के जो विश्व थे या जो अन्य देश थे उनके द्वारा भी जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है उसमें कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसी कड़ी में भारत सरकार के द्वारा 1962 में इनकॉस्पर की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य था अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करना। और इसी इनकॉस्पर को 1969 में इसरो में तब्दील कर दिया या इसरो में इसको बदल दिया गया। और जो इसरो है यह भारत की प्रमुख स्पेस एजेंसी है और पूरे विश्व में भी प्रमुख 6 एजेंसियों में इसका नाम आता है। तो 1969 में हुई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। यदि इसरो की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु या बेंगलौर, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवान। ये इसका इसरो के बारे में है कि इसरो के जो इसका पूछा जाए कि इसरो की मुख्य इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। और यदि इसरो की बात करें कि इसरो किसके अंतर्गत कार्य करता है तो इसरो ऊर्जा जो आपका भारत सरकार के द्वारा 1972 में ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, अंतरिक्ष आयोग की। और जो अंतरिक्ष आयोग है इसके अंतर्गत इसरो आपका कार्य करता है। 1972 अंतरिक्ष आयोग और इसरो इसी के अंदर में
कार्य करता है। इतना समझ आपको ना। सबसे पहले जो इनकॉस्पर था 1962 में इसकी स्थापना की गई। इसके तत्पश्चात भारत सरकार ने इसी इनकॉस्पर को इसरो में बदल दिया गया और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के सिवान है तथा 1972 में सरकार के द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई और जो अंतरिक्ष आयोग है या अंतरिक्ष आयोग के अंडर में इसरो कार्य करेगा या इसरो अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। और इसरो का जो वाणिज्यिक कार्य है वो देखती एंट्रेक्स नाम की कंपनी, एंट्रेक्स। और जो एंट्रेक्स है यह भारत सरकार की एक स्वायत्त कंपनी है जिसका काम है केवल इसरो के अंतर्गत जितना भी पैसे का लेन देन सारा एंट्रेक्स नाम की एक कंपनी देखती है। तो ये था इसरो के बारे में। तो सबसे पहले भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ सबसे पहले एस.के. मित्रा के द्वारा, उसके बाद सी.वी. रमन और उसके बाद कौन आए सी.वी. रमन के बाद डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, फिर इसके बाद आपके आए डॉक्टर विक्रम साराभाई और इनके द्वारा अहमदाबाद में भौतिक परमाणु ऊर्जा विभाग जो आपका परमाणु ऊर्जा विभाग तो 1950 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है ना। जो अहमदाबाद का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है इसकी स्थापना में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष के कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये समझा गया ना। इसके बाद 1962 में इनकॉस्पर की स्थापना, इसका नाम 1969 में कर दिया गया इसरो। जो इसरो था इसके बाद सामान्य जानकारी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अध्यक्ष कौन है या किस कंपनी के अंदर ये कार्य करता है या और किसके अंदर ये जो इसरो है किस विभाग के या किस आयोग के अंतर्गत कार्य करता है, ये इसरो की सामान्य जानकारी। और इसी अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत एक होता है आपका अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग, और इसके अंतर्गत भी आपका क्या है इसरो का मुख्य कार्य है। तो ये था इसरो के बारे में सामान्य जानकारी, इसको लिखना है, ठीक है। अगर आप देखें इसके बाद इसको के बाद फिर आपने जो पढ़े थे कि कौन कौन से उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं या व्हीकल हैं, इनका निर्माण कौन करता है। तो जितने भी आपके SLV है, ASLV है, PSLV है या GSLV है, इन सभी के निर्माण का कार्य करती है विक्रम जो आपका त्रिवेंद्रपुरम में है VSSC मतलब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि आपके केरल के त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। इसका मुख्य कार्य है जितने भी आपके जो SLV है, ASLV है, PSLV है और GSLV है, इसके निर्माण का कार्य ये कार्य करती है। और किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 3 मापदंडों पर कार्य किया जाता है, जैसे स्पेस स्टेशन, लॉन्च व्हीकल और आपके उपग्रह या सैटेलाइट। तो भारत में इस वर्तमान में 3 स्पेस सेंटर हैं जहां से किसी भी उपग्रह को छोड़ा जाता है, जैसे थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बालासोर और आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और जो आपका लॉन्च व्हीकल है आपके वो 5 प्रकार के हैं, SLV है, ASLV है, PSLV है, GSLV है और अवतार है। और इनको बनाने का कार्य कौन करता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और इसका जो मुख्यालय है केरल या त्रिवेंद्रपुरम, केरल के त्रिवेंद्रपुरम में है। वहीं पर 2 प्रकार के उपग्रह आपके हैं, एक आपकी है इनसेट प्रणाली और एक है आपकी IRS प्रणाली। जो इनसेट प्रणाली है इसका मुख्य कार्य है केवल संचार साधनों का, जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल, इनके लिए। और जो आपकी IRSS प्रणाली है यह मुख्य कार्य करती है संसाधनों की, जो भी पृथ्वी के गर्भ में स्थित संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस, उनके क्या करती है, उनकी जानकारी देती है कि भारत या विश्व के इस भूमि में या इस क्षेत्र में कौन सा संसाधन उपस्थित है, या पृथ्वी के नीचे या जो भूपर्पटी है उसके नीचे कौन सा संसाधन स्थित है या उसके भंडार है। तो ये जानकारी देता हमें IRSS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसका ये कार्य होता है ना, जो IRS प्रणाली होती है। और जो इनसेट प्रणाली है ये करती है संचार के क्षेत्र में कार्य,
जो भी आपकी संचार की सुविधाएँ वगैरह हैं, जैसे मोबाइल है, टेलीविज़न है, टीवी है, रेडियो है, इन सारी की सुविधाओं का करता है इंसर्ट प्रणाली के माध्यम से। और जो IRS है ये काम करता है केवल संसाधनों के बारे में जानकारी देता है। और संसाधनों के बारे में जानकारी देने के लिए यह मुख्य रूप से या जो जैसे आपने देखा हो कोई भी सैटेलाइट है, सबसे पहले यह सैटेलाइट अपनी किरणें भेजा पृथ्वी पृथ्वी के पास भेजेगा और पृथ्वी से किरणें परिवर्तित होकर उपग्रह के पास जाती हैं और उपग्रह से ये सारी सुविधाएं कहाँ जाएंगी, इसरो के केंद्र में। और इसरो का केंद्र बताए वहाँ पर ये जानकारी देगा कि इस क्षेत्र में कौन सा संसाधन उपस्थित है। तो ये थे आपके लॉन्च स्टेशन, व्हीकल और आपका उपग्रह या सैटेलाइट, कौन कौन से सैटेलाइट यहाँ पर हैं। इसके बाद अन्य कक्षाओं के बारे में कि कक्षाएं होती क्या हैं, क्योंकि जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं उनको पृथ्वी की किसी कक्षा में स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आर्यभट्ट हुआ, रोहिणी है, या आपके जो भी जितने भी उपग्रह हैं, मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह हैं, उनको पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। यदि कक्षाओं की बात करें तो मुख्य रूप से जैसे लियो, मियो और जियो। लियो, मियो और जियो। लियो की बात करते हो, लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब कि पृथ्वी की निचली कक्षा, और जिसकी ऊंचाई होती है 160 से 2000 किलोमीटर तक। 160 से 2000 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है पृथ्वी की, उसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की निचली कक्षा। और अभी तक जितने भी मानव संबंधित मिशन गए हैं, मानव मिशन, वो सारे के सारे जाते कहाँ पर, लियो में ही स्थापित किए जाते हैं। या लियो जो आपका मिशन, जो लियो ऑर्बिट है, यहीं पर अभी तक के जितने भी मानव मिशन गए हैं, केवल अमेरिका के द्वारा भेजे गए चंद्र मिशन को छोड़कर, या जो अमेरिका ने 3 व्यक्तियों को या 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा था, उसके अलावा आज तक जितने भी मिशन भेजे गए हैं, मानव मिशन, वो लियो में ही भेजे गए हैं। जैसे भारत सरकार के द्वारा 2022 में लक्ष्य है किसका, गगनयान का। इसके बारे में सुना आप लोगों ने, गगनयान। भारत सरकार ने घोषणा की है कि 2022 तक भारत अपना खुद का मानव मिशन भेजेगा, जिसमें कुछ भारतीयों को जो भारत की ऊपर स्पेस स्टेशन वगैरह है वहाँ पर उनको पहुँचाया जाएगा। और गगन मिशन किसका एक उदाहरण है ना। और इसी प्रकार जैसे आपने देखा हो चंद्र मिशन है, ये चंद्र मिशन जैसे आप अमेरिका वगैरह, इनके द्वारा अभी तक मिशन भेजे गए हैं, जहाँ पर जैसे नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को जो चंद्रमा पर भेजा गया था, परंतु ये मिशन लियो में नहीं भेजे गए थे। ये कहाँ भेजे गए, चंद्रमा पर। और जो लियो होता है वह 16 से 120 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक के एरिया में ही लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और यहाँ पर अधिकतम जो मिशन भेजे जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट या उपग्रह वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उनमें से अधिकतम उपग्रह इसी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद है मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पर जो भी उपग्रह होते हैं आपके, जैसे आपने सुना होगा GPS के बारे में, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जितने भी GPS वगैरह हैं, GPS है, नाविक है, वाइडू है, ये सारे क्या हैं, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है या GPS के बारे में है। तो इन सारे उपग्रहों को मियो में स्थापित किया जाता है। और जो मियो की ऊंचाई होती है 2000 से 35,768 किलोमीटर। जितने भी नेविगेशन सैटेलाइट हैं आपके, जो जैसे जिनका उपयोग होता है पोजीशन जानने के लिए, तो उनको स्थापित किया जाता है मियो में। जैसे GPS, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, तो GPS किसका है, ये अमेरिका का है, ये अमेरिका की नेविगेशन प्रणाली है, नेविगेशन प्रणाली। उसी प्रकार भारत ने भी खुद की नेविगेशन प्रणाली विकसित की है। आपने सुना होगा नाविक के बारे में, सुना नाविक के बारे में। 2018 में
इसरो के माध्यम से नाविक को प्रक्षेपित किया गया है। और जो नाविक है यह किसकी है? भारत की नेविगेशन प्रणाली या भारत का जीपीएस है। परंतु जो जीपीएस है यह कैसा है? विश्व स्तर पर है। और आपका जो नाविक है यह कार्य करता है क्षेत्रीय स्तर पर। तो नाविक कैसा है? एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, क्योंकि यह जो नाविक है एक क्षेत्र विशेष में ही कार्य करेगा, और जो जीपीएस है पूरे विश्व लेवल पर कार्य करता है। नाविक के साथ साथ आपने सुना हो ग्लोनास के बारे में। ग्लोनास, जो ग्लोनास है यह रूस का क्या है? नेविगेशन प्रणाली है ग्लोनास। इसके बाद आपने सुना होगा गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो, जो गैलीलियो है यह है आपका यूरोपीय संघ। ये यूरोपियन संघ का खुद का एक जीपीएस प्रणाली है। और इसके बाद आपने सुना वाईडू के बारे में। वाईडू, ये आपका चीन का है, चीन का या चीन की नेविगेशन प्रणाली। इसके बाद डोरिस, डोरिस ये फ्रांस का है या फ्रांस की नेविगेशन प्रणाली है। और तीसरा आपका लास्ट इसमें देखें जापान, KJSS, QJSS ये जापान का है। तो ये समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं ना कि गैलोनास या ग्लोनास किसकी नेविगेशन प्रणाली है, या जो ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली है किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो रूस के द्वारा। या गैलीलियो यूरोपीय संघ, वाईडू चीन का, डोरिस फ्रांस का, QJSS जापान का। इन सब में जो आपका नाविक है यह मुख्य रूप से कैसा है? क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, एक क्षेत्र विशेष में कार्य करेगा। और बाकी की आपकी जो जीपीएस है, ग्लोनास, गैलीलियो, वाईडू, डोरिस और QJSS यह वैश्विक स्तर पर कार्य करते हैं, या इनका जो दायरा होगा बड़ा होता है। अब नाविक स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत की खुद की नेविगेशन प्रणाली विकसित करना, या भारत का खुद एक सिस्टम ऐसा हो कि उसे विश्व के किसी अन्य देश के साथ नेविगेशन के लिए या किसी अन्य देश का नेविगेशन प्रणाली को किराए पर न लेने पड़े। और जो नाविक है यह 2018 में ही छोड़ा गया था। तो आने वाले जो मोबाइल वगैरह होंगे अब उसमें जीपीएस के बगैर क्या आएगा? नाविक आएगा, या नाविक के बारे में जो आपके जीपीएस इसमें विकसित किया जाएगा। ये समझ आया ना? पहला है लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा। इसकी ऊंचाई है 160 से 2000 किलोमीटर। और यहाँ पर जितने भी अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजे गए हैं वर्तमान में या पहले भी, तो सारे के सारे इसी कक्षा में स्थापित किए गए हैं। और जो भारत का गगन मिशन है वो भी इसी कक्षा में भेजा जाएगा। केवल अमेरिका के चंद्र मिशन को छोड़कर सारे के सारे यहीं पर स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद जो मियो है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसकी जो ऊंचाई होती है 2000 से 35,000 से 768 किलोमीटर के बीच में। और यहाँ पर अधिकतम नेविगेशन सिस्टम को ही प्रक्षेपित किया जाता है और विश्व के प्रमुख नेविगेशन प्रणालियाँ। तो यहाँ से प्रश्न आते कभी कि ग्लोनास किसका है, डोरिस किसका है, QJSS किसका है, वाईडू किसका है, इन सब के बारे में। इसके बाद आया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसको भू स्थिर कक्षा कहते हैं। और इसकी भी ऊंचाई होती है पृथ्वी की 2000 से 35,768 किलोमीटर की ऊंचाई पर। परंतु ये होता है किसके ऊपर? विषुवत रेखा के बिल्कुल ऊपर। ये कक्षा कहाँ होगी? जो जियो है विषुवत रेखा के बिल्कुल ऊपर होती है ये कक्षा। इसकी जो ऊंचाई होती है 2000 से 35,768 किलोमीटर। तो ये थी पृथ्वी की विभिन्न कक्षाएं जहां पर जो स्पेस एजेंसियां हैं वहां अपने उपग्रह को प्रक्षेपित करती हैं। ये समझ में आया ना? तो यहाँ से प्रश्न आपके मुख्यतः प्रश्न बनते हैं यहाँ से ना कि कौन से आपके जो नाविक या नेविगेशन प्रणालियाँ हैं उनको कहाँ छोड़ा जाता है या किस कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो मियो में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, और या
जो लियो है या भारत का जो मानव मिशन होगा किस कक्षा में स्थापित किया जाएगा, तो लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट, और ये आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट और ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये पृथ्वी की कक्षाएं हैं। इसके बाद जो भारत के विभिन्न लॉन्च व्हीकल हैं या जो सैटेलाइट के उपग्रह को प्रेक्षित करने वाले यान हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपका आता है SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका सबसे पहले या इसको सबसे पहले 10 अगस्त 1979 में निर्माण किया गया। 10 अगस्त 1979 में इसको बनाया गया है, इसके द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया था। और जो SLV है यह मुख्य रूप से ईंधन का जो दहन है 3 चरणों में करता है ना, सॉरी 4 चरणों में। और चारों के 4 चरण कैसे हैं आपके, ठोस, इन चारों चरणों में ठोस ईंधन का ही प्रयोग किया जाता है। और जो इसके चरण होते हैं, सबसे पहले जो प्रथम चरण है इसमें रखे ईंधन का दहन होगा, इसके बाद अगले का, फिर अगले का, फिर अंत में चौथी स्टेज है या जहां पर लास्ट में ईंधन का दहन होता है। और जो आपका SLV है इसे 10 अगस्त 1979 में इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और जो SLV था इसके द्वारा सबसे पहले 1980 में रोहिणी को प्रक्षेपित किया गया। रोहिणी क्या है आपका, उपग्रह है, भारत का पहला ऐसा उपग्रह जिसे खुद भारत ने स्वयं के प्रक्षेपित यान से प्रक्षेपित किया हो। नहीं समझे आप, प्रक्षेपण यान, SLV क्या है, ये प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल। इससे पहले आपने देख जो आर्यभट्ट था SLV से पहले 1975 में आर्यभट्ट को बनाया गया। आर्यभट्ट क्या है, उपग्रह है। जब 1975 में या उससे पहले आर्यभट्ट को बनाया गया तो उस समय भारत के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वह अपने उपग्रह को प्रक्षेपित कर सके। तो जो आर्यभट्ट था इसको 1975 में सोवियत संघ रूस की सहायता से इसको प्रक्षेपित किया गया। फिर 1980 में इसरो के द्वारा SLV का विकास कर लिया गया था। और जो SLV भारत का प्रथम उपग्रह है जिसने या जहां पर खुद का प्रक्षेपण यान भी था और खुद ही का क्या है, उपग्रह। रोहिणी क्या है आपका, उपग्रह या सैटेलाइट है। तो जो SLV है यह प्रथम उपग्रह था, प्रक्षेपण यान था जिसने सबसे पहले भारत के उपग्रह को प्रक्षेपित किया 1980 में। और जो आपका SLV है इसकी जो क्षमता होती है ये मुख्य रूप से आपकी 40 किलोग्राम तक के, या जो 40 किलोग्राम से वजनी होंगे उनको ये प्रक्षेपित कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना केवल 2 चीज़ें, ये तो SLV ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया, 10 अगस्त 1979 से, या SLV के द्वारा कौन सा उपग्रह था जिसे प्रक्षेपित किया गया था, तो रोहिणी क्यों जरूरी है, क्योंकि यह भारत का प्रथम ऐसा उपग्रह था जिसे भारत ने स्वयं अपने ही प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया था। समझा कि नहीं इसके बारे में, इसका रोहिणी हो गया। और आपका SLV के बारे में, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कितने इसमें ईंधन के चरण होते हैं, तो 4 चरणों में ये ईंधन का दहन करता है। इसके बाद इसका जो अगला आपका व्हीकल था जो SLV था, इसमें कुछ समस्याएं थी या इसकी जो क्षमता थी केवल 40 किलोग्राम तक के ही किसी भी उपग्रह को ये प्रक्षेपित कर सकता था। तो फिर इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए SLV की जगह फिर लाया गया ASLV को।
एसएलवी की क्षमता बढ़ाने के लिए लाया। किसको लाया गया? ASLV को। इसे कहते हैं आपका ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो ASLV है यह SLV का उन्नत संस्करण था, मतलब कि इसका एडवांस, SLV का एडवांस। और जो SLV था उसकी क्षमता कितनी थी? 40 किलोग्राम तक की। और जो आपका ASLV आया इसकी क्षमता हो गई 150 किलोग्राम तक के किसी भी उपग्रह को लियो में स्थापित कर सकता है। ये लियो क्या है? आपकी ऑर्बिट, कक्षा है। लियो क्या है? कक्षा है, जहां पर हम किसी भी उपग्रह को स्थापित करते हैं। तो ASLV के द्वारा जो क्षमता 40 किलोग्राम की थी SLV में, वो ASLV में कितनी हुई? आपकी 150 हो गई। परंतु यहाँ पर जो ईंधन के चरण थे 4 से इनको 5 कर दिया गया फिर, या 5 चरणों में ईंधन का दहन होने लगा। और पांचों के पांचों चरण आप कैसे थे? ठोस ईंधन थे, या पांचों के पांचों ईंधनों में ठोस ईंधन का ही प्रयोग किया जाता था। ये समझा इसके बारे में? इसमें सिर्फ 2 चीज़ें रखना है। ASLV क्यों लाया गया? SLV की क्षमता बढ़ाने के लिए। ईंधन के चरण वहाँ 4 थे, यहाँ पर 5 कर दिए गए। इसकी क्षमता 40 थी, इसकी ASLV कितनी? 150 हो गई। ये आपका ASLV था। इसके बाद SLV और ASLV के बाद फिर एक नए प्रक्षेपण यान को विकसित किया गया जिसका नाम था PSLV। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था इसकी क्षमता कर दी गई 1200 किलोग्राम तक के किसी भी उपग्रह को ये प्रक्षेपित कर सकता है। जो SLV था उसकी क्षमता कितनी थी? 400। ASLV आया उसकी क्षमता थी 150। फिर PSLV आया, इसकी क्षमता हो गई 1200 किलोग्राम तक के किसी भी उपग्रह को या उसकी कक्षा में, या जो उपग्रह है उसको स्थापित करने की क्षमता इसके पास थी। परंतु जो PSLV था यहाँ पर ईंधनों का जो चरण था वो 4 कर दिए गए। और 4 जो चरण थे, पहला आपका सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, मतलब पहला और तीसरा था सॉलिड, दूसरा और चौथा था आपका लिक्विड या द्रव ईंधन का यहाँ पर प्रयोग किया गया। और यहाँ पर ईंधन के जो चरण थे 4 चरणों में ईंधन का दहन प्रारंभ कर दिया गया। इसके बाद GSLV के बाद जो अगला प्रक्षेपण यान था वो था आपका GSLV। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो आपका GSLV था इसका विकास किसी भी भारी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया गया था। परंतु जो GSLV था यहाँ पर जो ईंधनों के चरण थे घटाकर 3 कर दिए गए। ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक इंजन। जब क्रायोजेनिक इंजन है यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में या ईंधन के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को अत्यंत निम्न तापमान पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को प्रयोग में लाया जाता है। जो ऑक्सीजन का तापमान होता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हाइड्रोजन है इसको -253। सर मेरा नहीं आ रहा है। जो क्रायोजेनिक इंजन है यहाँ पर ईंधन के रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को प्रयोग में लाया जाता है। और जो ऑक्सीजन होता है
इसको -183 में और हाइड्रोजन को -253 में। इसको कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कभी कभी कि क्रायोजेनिक इंजन में प्रोडक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। और इनका तापमान कितना होता है, -183 और -253। इस तापमान पर इन दोनों का प्रयोग किया जाता है GSLV के रूप में, या जो GSLV प्रक्षेपण यान है वहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। और जो आपका क्रायोजेनिक इंजन है यहाँ पर इन दोनों का प्रयोग होता है। इनका तापमान कि किस तापमान पर इनको रखा जाता है। इसके बाद आया आपका जो अगला या प्रक्षेपण यान की जो अगली कड़ी है, या SLV, ASLV, PSLV, GSLV, ये जो चारों प्रकार के आपके प्रक्षेपण यान हैं, इनमें मुख्य समस्या क्या है, इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, बस दोबारा ये प्रयोग में लाए नहीं जा सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए जो सरकार या इसरो का अगला लक्ष्य है वो है अवतार पर। मतलब कि ऐसे प्रक्षेपण यान जिनका प्रयोग हम एक से कई बार कर सकते हैं। मतलब कि ये प्रक्षेपण यान या इसके माध्यम से किसी भी उपग्रह को हम प्रक्षेपित करते हैं तो यह उपग्रह को छोड़कर वापस अपने ही सेंटर पर आ सकता है। इसे कहते हैं अवतार। और इसका और इसरो के द्वारा इसके विकास पर कार्य वर्तमान में चल रहा। अभी केवल इन PSLV और GSLV का ही प्रयोग चलता है, क्योंकि 1980 के बाद SLV खत्म हो गया और PSLV 1994 के बाद इसको भी बंद कर दिया गया। अब केवल PSLV और GSLV के माध्यम से ही किसी भी उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। इसके बाद देखना आपको PSLV प्रमुख उड़ानें कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको उसको बता देंगे ना। जो आपका ये अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक है, यदि आपने जो PSC का सिलेबस देखा उस बार का, जो नया सिलेबस PSC का आया है उसमें स्पेशली लिखा है कि अंतरिक्ष विज्ञान से आपके सवाल आएंगे, है ना। प्रश्न की जो संख्या होगी या कुछ प्रश्न आपके अंतरिक्ष विज्ञान से भी आएंगे। और अंतरिक्ष विज्ञान के साथ साथ भारत के जो प्रमुख अनुसंधान के केंद्र हैं, जैसे भाभा हुआ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, इन सब के बारे में तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और इसी आपको MPTET में भी आपको डाला गया है इस बार। जो पर्यावरण का टॉपिक है उसमें पूरा टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान का, कि भारत के प्रमुख अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, या किन के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं उनके बारे में। तो आपने जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनमें संभावना है कि अंतरिक्ष और एनवायरनमेंट कि हर किसी में इसको सम्मिलित किया जाएगा। जैसे आपका पर्यावरण हो गया, यदि आप UPSC में देखें तो हर साल कम से कम 15 से 20 सवाल ऐसे होते हैं जो आपके डायरेक्ट एनवायरनमेंट से आते हैं। यदि आपने देखा उसको एग्जाम दे सकते हैं आप, है ना। इसी प्रकार इस बार जो PSC MPPSC है उसमें भी इसको डाला गया है, एनवायरनमेंट को पोर्शन बढ़ाया गया और अंतरिक्ष का भी। और आपका MPTET में CTET जितनी भी टेट वगैरह हैं सभी में इसको या इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आपको जो भी क्लास है, यदि मान लीजिए किसी भी तैयारी करते हैं आप, चाहे PSC की हो, CTET की हो, UPTET किसकी भी करें आप, तो हर क्लास में आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास साबित हो सकती है। तो जो अगली की आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बहुत धन्यवाद।